मूवी की शुरुआत साल 2017 के समय से होती है। ये कहानी 20 साल के एक बंदे जिंग की है, जो कि अपनी छोटी बहन के साथ खुशी-खुशी रहता है। असल में जिंग के माता-पिता नहीं होते हैं और वो अकेले ही अपनी बहन को संभाल रहा होता है। वो सुबह उठकर अपनी बहन को रेडी करता है, उसे स्कूल छोड़ने जाता है और उसकी छोटी से छोटी चीज को पूरा करता है। साथ ही जिंग की एक छोटी सी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप है, तो वो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स को रिपेयर भी करता है। लेकिन इस दुकान से उसका सिर्फ़ कुछ ही खर्च चल पाता है। मतलब वो इतना नहीं कमा पाता कि वो अपने सभी शौक पूरे कर सके। बस 2 वक़्त का खाना, किराए की छत और छोटी-मोटी ज़रूरतें उसकी पूरी हो जाती हैं। फिर हमें ये पता चलता है जिंग एक डॉक्टर से मिलने जाता है और वो अपनी बहन की रिपोर्ट लेने के लिए आया होता है। असल में जिंग की बहन को दिल की एक बीमारी है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर 6 महीने में तुमने अपनी बहन की सर्जरी नहीं करवाई तो उसे खो दोगे। जिंग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि यही बीमारी उसकी माँ को भी थी और साथ ही उसे सर्जरी के लिए अब काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। इस उम्र में जिंग बड़ी मुश्किल से घर चला रहा था, भला इतने पैसे वो लेकर कहाँ से आएगा? फिलहाल शाम को जिंग अपनी बहन को घर लेकर आता है तो दरवाजे पर एक नोटिस चिपका हुआ था। ये नोटिस उसके मकान मालिक ने लगाया है क्योंकि उसने इस महीने का किराया नहीं चुकाया था। कुछ देर के बाद जिंग को उसके दोस्त का फ़ोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। दरअसल हुआ ये था कि एक बार जिंग ने केन की माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। ऐसा लगता है कि केन उसे इसलिए बुला रहा होगा क्योंकि वो पैसा देना चाहता है। जिंग तुरंत केन से मिलने पहुंच जाता है। उसे केन फिर एक वेयर हाउस यानी कि गोडाउन में बुलाता है जहां पर वो जिंग को कई सारे बॉक्सेस दिखाकर कहता है इनमें फोन्स हैं जिसमें थोड़ी बहुत खराबी है, बस और कुछ नहीं। और ये सारे फोन जिस कंपनी ने लिए थे वो आदमी इस वक्त जेल में है और उसका बॉस जो कि इस गोडाउन का मालिक है वो ये सारे यूनिट फिकवाने वाला है। अगर तुम चाहो तो इन फोन्स को बनवा कर मार्केट में अच्छे रेट पर बेच सकते हो, बस तुम्हें इन सारे यूनिट्स के बदले उसे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब इतने पैसे तो जिंग के पास होते नहीं। वो अपने दोस्त से कहता है कि भाई मैं सोच कर बताऊंगा। साथ साथ ही वो अपने दोस्त से 1-2 फोन उनमें से ले लेता है और उन्हें रात में जगकर ठीक करता है। फिर उस फोन को लेकर जिंग अगले दिन एक मार्केट डीलर के पास जाता है जो कि उस फोन के अच्छे पैसे भी दे देता है। अब जिन वेयर हाउस में रखे सारे फोन्स का हिसाब करता है तो अमाउंट में उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। फिर वो इस डीलर से डील फाइनल कर लेता है। इसमें होता यह है कि जिंग उसे फोन ठीक करके बेचेगा और ये डीलर इन फोन को मार्केट में बेचेगा। इस तरह इन दोनों का फायदा होगा। जिंग तुरंत बैंक जाकर 2% के इंटरेस्ट पर अपनी दुकान के पेपर गिरवी रख देता है और 1 लाख का लोन ले लेता है जिसे उसे 1 महीने के अंदर चुकाना होगा। फिर लोन लेने के बाद जो पैसे मिलते हैं वो अपने दोस्त को दे देता है और उससे वो वेयर हाउस में जो सारे फोन्स के यूनिट्स रखे थे वो सब उससे खरीद लेता है। लेकिन उसके रास्ते में अब मुश्किलों का आना शुरू हो जाता है। दरअसल सरकार ने ये नियम निकाला है कि कोई भी अब मार्केट से सेकंड हैंड फोन नहीं बेच सकता। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो इसके लिए उसको सजा होगी। अब इस नियम के आते ही जिस डीलर ने जिन से इस फोन्स की डील की थी वो इस डील को कैंसिल कर देता है, जिस कारण जिन को बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसने कैसे कैसे सपने देख रखे थे लेकिन अब वो सब चकनाचूर हो गए। काफी सोचने के बाद उसको एक आइडिया आता है और वो सीधा उस कंपनी में जाता है जिस कंपनी ने ये सारे फोन्स बनाए थे। वहां वो मैनेजर से कहता है कि सर मेरे पास आपकी कंपनी के फोन्स का स्टॉक है और सरकार के इस नियम के मुताबिक हम उन फोन्स को स्टॉक में नहीं बेच सकते, पर हम उन फोन्स के छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग करके बाहर बाहर देशों में आराम से बेच सकते हैं। इससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा और मैं आपको उन पार्ट्स को अलग अलग करके दे सकता हूँ। अब इस पर मैनेजर कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि वो पार्ट्स क्वालिटी चेक में फेल हो जाएंगे। इस पर जिक कहता है कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे बस मौका तो दीजिए एक बार। उसकी ये बात सुनकर मैनेजर भी कह देता है ठीक है, पहले मुझे क्वालिटी चेक में पास होकर दिखाओ फिर आना। अब उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करके जिंग घर आता है और पूरी रात जागकर फोन के हर एक नाजुक और छोटे पार्ट्स को बड़ी ही आराम से अलग अलग करता है और इस तरह क्वालिटी चेक में उसके सारे पार्ट्स पास हो जाते हैं। जिस चीज के बारे में जिंग तुरंत अपने मैनेजर से आकर बताता है लेकिन मैनेजर अपनी बात से मुकर जाता है। अब वो जिंग से कहता है कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इन सब के लिए तुम बहुत छोटे हो। बेचारा जिंग यहाँ हताश होकर कहता है कि अरे इससे उम्र का क्या लेना देना, आपसे पूछा गया आपका नाम, आप बता रहे हो भैया बाजार गए। लेकिन वो हार नहीं मानता और सीधा जाकर इस फोन कंपनी के मालिक से जाकर कहता है, वो अपने आइडिया बताता है और कहता है कि मुझे बस आपके 10
मिनट चाहिए। कंपनी का बॉस भी जिंग से कह देता है कि अभी तो मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद जब आऊँगा तब बात करते हैं। इतना कहकर वो चला जाता है, लेकिन जिंग तो बहुत ही होशियार इंसान था और जुनूनी इंसान था, तो वो ये पता करके कि कंपनी का बॉस किस ट्रेन में जाने वाला है, अपनी स्कूटी से गिरते-पड़ते हुए किसी तरह दूसरे स्टेशन से उस गाड़ी में चढ़ जाता है। फिर वो ली यानी कंपनी के मैनेजर से कहता है कि मुझे बस आपके 5 मिनट चाहिए। ली इसको ये टाइम दे देता है, जिस दौरान जिंग उसको ठीक से अपना पूरा प्लान बताता है। अब ली कहता है कि देखो, इस काम में रिस्क है और तुम अगर अपनी जिम्मेदारी पर इस काम को करना चाहते हो तो करो, बेशक करो, लेकिन हम इसके ना तो कोई एडवांस देंगे और ना ही पावर देंगे और ना ही कोई जगह देंगे। सब कुछ तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, और हाँ, अगर काम में नुकसान होता है तो वो तुम्हारा ही होगा। ली जिंग को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि जब काम पूरा हो जाए तो मुझे बता देना। लेकिन जिंग के पास कोई भी चारा नहीं था, वो ये शर्त मानने को तैयार हो जाता है। फिर वो ट्रेन से अगले स्टेशन पर उतर जाता है। अब यहाँ ली जिंग की इस काबिलियत, इस कॉन्फिडेंस को देखकर कहता है कि मुझे इस 20 साल के बंदे में खुद की परछाई दिख रही है। मैं भी बिल्कुल इसी तरह था। अब जिन को याद आता है कि मुझे तो स्कूल भी जाना था अपनी बहन को लेने के लिए। वो जब वहां पहुंचता है तो उसकी बहन गार्ड के साथ बैठी होती है। वो जिंग की चोट को देखकर कहती है कि भैया स्कूटर ठीक से चलाया करो, और ये चोट जिंग को ट्रेन पकड़ते वक्त रोड पर एक्सीडेंट में लगी थी। घर पहुंचकर ये छोटी सी बच्ची अपने भाई के घाव में दवा लगाती है और कहती है कि आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। इस बात को सुनकर जिंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और इधर लोन ना चुका पाने की वजह से जिंग की दुकान उससे छिन जाती है। इस कारण ना चाहते हुए भी जिंग अपनी स्कूटी बेच देता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस काम को किस तरह शुरू करे। अब ली तो कंपनी का मैनेजर है, लेकिन ली का भी एक मैनेजर होता है। वो जिंग से इस काम के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाता है और साथ ही उसे काफी ज्यादा डिमोटिवेट भी करता है। जिंग बचपन से ही अपने पड़ोसी लैन के बहुत करीब है, जो कि एक ओल्ड एज होम चलाता है। वो उनसे अपने इस आइडिया के बारे में बताता है और उनसे काम में साथ देने के लिए कहता है, जो कि जिंग की बात को पहले तो नहीं मानते, पर जब वो अपनी बहन के ऑपरेशन के बारे में बताता है और कहता है कि उसे पैसे की बहुत जरूरत है, तो वो लोग उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। इन सबसे पहले जिंग को एक नौकरी ढूंढनी होगी ताकि उससे रोजमर्रा के खर्च निकल पाए। इसलिए वो अपने एक दोस्त से मिलता है, जो की वजह से उसे विंडो क्लीनिंग की जॉब में लगवा देता है। अब जिंग सुबह उठकर ये विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात में फोन वाले आइडिया पर वर्क करता है। अब जिंग की अगली जरूरत थी लेबर और एक जगह जहां वो ये काम कर पाए। अब पहला कौन होगा जो बिना सैलरी के जिंग का इस प्रोजेक्ट में साथ देगा, क्योंकि वो उन्हें काम पूरा होने के बाद पे ही पेमेंट कर पाएगा। तो जिंग ऐसे लोगों की तलाश में लग जाता है और ऐसे कुछ लोग उसको मिल भी जाते हैं, जैसे कि एक एक वेट्रेस जो कि पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करती थी, मगर वहां के शोर की वजह से उसको सुनाई देना कम हो गया था। वैसे वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उसके बहरेपन की वजह से उसे कोई काम नहीं दे रहा था, और इस लड़की का नाम वैंग होता है। जिंग इसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर बारी आती है एक ब्लैक बेल्ट विनर फाइटर की, जिसके ऊपर अपने ही सुपरवाइजर को पीटने का इल्जाम है, और वो इस जैसे काफी डिस्टर्ब रहता है। जिंग उसे भी राजी कर लेता है। फिर आगे जिंग साइबर कैफे में रात दिन गेम में डूबे रहने वाले 2 गेमर के पास जाता है, जिनमें से एक सेटल होना चाहता है, इसलिए दोनों जिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी की टीम में लैंग के ओल्ड एज होम से 4 और इस फील्ड के एक्सपीरियंस लोग शामिल हो जाते हैं। और रही बात जगह की, तो जिंग एक छोटी सी जगह इस काम के लिए रेंट पे ले लेता है। यहीं पर वो अपनी फैक्ट्री शुरू करता है और इस कंपनी का नाम जिंग नाइस व्यू इलेक्ट्रॉनिक्स रखता है। तो अब जिंग की हालत ये हो रखी थी कि दिन में वो मल्टी स्टोर बिल्डिंग पर हवा में लटक कर विंडो और उसकी सफाई करता था, और रात में फोन्स पे काम करता था, और इन सारी चीजों को मैनेज कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी वो लगा हुआ था, क्योंकि मेहनत करने से हार नहीं होती, और इस वजह से ये सभी शेड्यूल से पीछे चल रहे थे। और कॉस्ट डायरेक्शन को लेकर वो साइबर कैफे वाला लड़का जिंग पर भाग पड़ता है और काम ही छोड़ देता है। इसी बीच जिंग को पता चलता है कि मिस वैंग जिस कंपनी में काम करते हुए बैरी हुई थी, उस पर उन्होंने केस कर दिया है। कंपनी भी उनके घर पर कुछ गुंडे भेज दिए हैं ताकि वो अपना केस वापस ले ले। वो वैंग पर हाथ उठा ही रहे होते हैं, तो इस बारे में पता चलते ही जिंग और उसके साथी सभी वहां आकर उन गुंडों से भिड़ जाते हैं, जिनमें वो साइबर कैफे वाला लड़का भी होता है, ब्लैक बेल्ट वाला आदमी भी होता है। फिर ब्लैक बेल्ट वाले आदमी बदौलत ये लोग उन गुंडों को मार कर खदेड़ देते हैं। अब ये देखकर जिंग
इन लोगों के हर काम में, हर कंडीशन में साथ दे रहा है, तो साइबर कैफे वाला लड़का उससे माफी मांगता है और अब रात में जिंग अपनी बहन के साथ घर आता है तो दरवाजे पे मकान मालिक ने लॉक लगा दिया था। उसने लिखा है कि 3 महीने का किराया चुकाने के बाद ही दरवाजा खुलेगा। अब उसके पास इतने पैसे तो होते नहीं, तो वो अपनी बहन को उसी फैक्ट्री में लेकर आता है जहां वो उसका काम किया करता था। यहाँ जिंग फोन्स के डब्बों से अपनी बहन के लिए सोने के लिए कुछ बनाता है और ये सोचकर दुखी होता है कि वो अपनी बीमार बहन के सर पर एक छत भी नहीं दे दे सकता। इस दौरान जिंग की आंख लग जाती है तो उसकी बहन उसको जगाकर बताती है कि बाहर से भी कुछ आवाजें आ रही हैं। जिंग जब बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग जिंग के फोन के स्टॉक को चोरी करने के लिए आ रहे हैं और ये जिंग का वही दोस्त होता है जिसने उससे ये फोन खरीदे थे। जिंग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसके एक आदमी को पकड़ भी लेता है, मगर फिर भी जिंग का आधा स्टॉक उसने चोरी कर लिया था। जिंग की इन सभी में उंगलियां भी फ्रैक्चर हो गई थी। हालांकि पुलिस चोर को पकड़कर जिंग का सारा सामान रिकवर कर लेती है, लेकिन अब फ्रैक्चर की वजह से जिंग को वो विंडो क्लीनिंग वाला काम नहीं कर पाता, उसे वो छोड़ना पड़ता है, बल्कि उसे निकाल दिया जाता है। इसी बीच जो रेंट पर जिंग ने फैक्ट्री ली थी उसका मालिक 3 दिन में उसका रेंट देने के लिए बोलता है। अब जिंग के पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही उसके पास कुछ पैसे थे, तो वो भला करेगा क्या? क्या वो रोते हुए कंपनी के मैनेजर के पास मदद के लिए जाता है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करता, बल्कि उल्टा उसका मजाक उड़ाता है। साथ ही तेज तूफान की वजह से जिंग की पूरी फैक्ट्री तहस नहस हो जाती है। अपनी फैक्ट्री की ये हालत देखकर उसे पहली बार ऐसा लगता है कि हिम्मत नहीं है उसके अंदर और उसकी हिम्मत टूटने लगती है। हालांकि उसकी किस्मत बढ़िया होती है और उसका सारा स्टॉक अभी भी सही सलामत था, पर जिंग अपने सभी साथियों से कहता है कि भाइयों, मैं तुम्हें कोई भी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा जो भी काम तुम लोगों ने किया है, क्योंकि इस फैक्ट्री का रेंट भी मैंने अभी तक नहीं चुकाया है और इस जगह को खाली करना भी पड़ेगा बहुत ही जल्द, नोटिस आ चुका है। जिनको ऐसे देखकर सभी लोग उसका हौसला देने लगते हैं और सारा सामान अपने अपने घर ले जाकर वहां काम पूरा करने की बात करते हैं। अगले 2 हफ्तों में इन्हें काम पूरा करना था, तो सभी अपने घर सामान ले जाकर रात दिन एक कर देते हैं। इस दौरान चिंग लैंग के घर पर रहता है और अपनी बहन के साथ जल्द ही ये दोनों हफ्ते पूरे हो जाते हैं और सभी पूरी मेहनत और लगन से सारा काम कंप्लीट कर देते हैं। पूरा माल कंपनी क्वालिटी चेक के लिए लेकर जाती है। कुछ दिनों के बाद जिंग और उसकी पूरी टीम को कंपनी बुलाया जाता है। मिस्टर ली जिंग के काम से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो जिंग के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और साथ ही साथ उसे 50 लाख यौन एडवांस के तौर पर देते हैं। मतलब कुछ 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 क्या, बहुत ज्यादा अमाउंट उसे एडवांस के तौर पर देते हैं और उसकी टीम इससे बहुत खुश होती है। जिंग और उसकी मेहनत आखिरकार रंग लेकर आई। इसके बाद हमें 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब नाइस व्यू इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसके एक नए प्रोडक्ट को जिंग लॉन्च करने वाला है। यहाँ हम उसकी टीम के सभी लोगों को देखते हैं, जैसे वो साइबर कैफे वाला आदमी, उसने अपनी एक नई गेमिंग कंपनी खोल ली है। ब्लैक बेल्ट फाइटर, उसने नया बॉक्सिंग सेंटर खोल रखा है। बात करें वैंग की तो उसने एक सोशल वर्क ग्रुप की शुरुआत की है। लैंग जिंग की कंपनी का सीनियर एचआर है। बाकी जो ओल्ड एक्सपीरियंस लोग थे वो जिंग की कंपनी में अच्छी पोजीशन में होते हैं। जिंग ने भी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और साथ ही साथ अपनी बहन का सक्सेसफुल ऑपरेशन भी करवा लिया, उसका इलाज भी पूरा करवा लिया, जो कि आज अपने भाई की डिस्पोजिशन पे बहुत अच्छा करती है। तो इस कहानी से जो सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि कामयाबी का वादा मेहनत पर है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत करने से पीछे ना हटे। परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन कामयाबी तभी मिल पाएगी जब आप मेहनत करें। तो मेहनत करने से कभी झिझकना नहीं, मेहनत करने से कभी पीछे हटना नहीं, मेहनत करने से कभी डरना नहीं, कामयाबी आएगी आपके पास। इस चीज का ध्यान रखें। बस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।